प्राणिक हीलिंग की विधि। प्राण चिकित्सा में सभी रोगों का मूल कारण एक ही माना जाता है और वह है प्राण ऊर्जा का असंतुलन। इसलिए प्राण चिकित्सा में सभी रोगों के इलाज की विधि व पद्धति भी एक ही है। प्राण चिकित्सा की सभी प्रक्रियाएं मूलतः सफाई करना एवं ऊर्जा देना दो आधारभूत सिद्धांतों व विधियों पर आधारित हैं। दूषित या अशुद्ध प्राण को शरीर से बाहर निकालना, सफाई करना, और स्वस्थ प्राण ऊर्जा को रोगी के शरीर में प्रवेश कराना या ऊर्जा देना। मास्टर चोककुआ सुई ने प्राण चिकित्सा की 7 मूल पद्धतियां बताई हैं जिनके आधार पर प्राण चिकित्सा दी जाती है। ये 7 पद्धतियां निम्न रूप हैं। हाथों को संवेदनशील बनाना, जांच प्रक्रिया, सफाई या झाड़ बुहार करना, रोगी की ग्रहणशीलता को बढ़ाना, प्राण शक्ति द्वारा ऊर्जित करना, प्रक्षेपित प्राण शक्ति को स्थिर करना, प्रक्षेपित प्राण शक्ति को मुक्त करना। इन 7 पद्धतियों का विवेचन निम्न अनुसार है। हाथों को संवेदनशील बनाना। प्राण चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया में हाथों को संवेदनशील बनाना पड़ता है। हाथों की संवेदनशीलता का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें उपचारक या चिकित्सक हाथों के माध्यम से ही रोग का निदान, शरीर की शुद्धि एवं ऊर्जा को देता है। इसलिए उपचारक के हाथों का संवेदनशील होना अति आवश्यक है। मास्टर चोककुआ सुई ने हाथों की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अनेक व्यायाम भी बताए हैं। योग में इन्हें सूक्ष्म व्यायाम की संज्ञा भी दी जाती है। हाथों को संवेदनशील बनाने की विधि। प्राण चिकित्सा में हाथों को संवेदनशील बनाने की निम्न विधि बताई गई है। सबसे पहले उपचारक को या चिकित्सक को जीभ को तालू पर लगाना चाहिए। इसके उपरांत अंगूठों द्वारा हथेली के मध्य में या मध्य भाग को दबाना चाहिए। ऐसा करने से हथेलियों के मध्य भाग के चक्र क्रियाशील होने लगते हैं और मध्य भाग पर एकाग्रता बनाना आसान हो जाता है। अब तनाव मुक्त रहते हुए अपने दोनों हाथों को परस्पर आमने सामने लगभग 3 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। इसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक अपना ध्यान हथेलियों के मध्य भाग पर केंद्रित करना चाहिए। लयबद्ध तरीके से दीर्घ श्वसन यानी श्वास प्रश्वास करना चाहिए। ऐसा करने पर हथेलियों के बीच वाले भाग में गर्मी, एक प्रकार की झुनझुनी, कंपन या दबाव महसूस होने लगता है। यह हाथों के संवेदनशील होने का लक्षण व संकेत है। हाथों की संवेदनशीलता के लिए लगभग 1 महीने की अवधि तक इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए जिससे हाथों की संवेदनशीलता में लाभ मिलता है। जांच प्रक्रिया। हाथों को संवेदनशील बनाने के बाद जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। रोगी के ठीक इलाज के लिए आंतरिक आभा के साथ साथ बाह्य आभा यानी ओरा एवं स्वास्थ्य आभा की जांच करना अत्यंत आवश्यक व सहायक होता है, किंतु ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता। हाथ में आभा की जांच करने पर हमेशा अपना ध्यान हथेलियों के बीच में केंद्रित रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हथेलियों के बीच में पाए जाने वाले चक्रों को उत्तेजित किया जा सकता है। अब यदि आभा जांचने की बात करें तो आभा जांचने की क्या विधि है। आभा को जांचने की विधि 3 प्रकार की है जो निम्नलिखित है। पहली है बाहरी आभा को जांचने की विधि। उपचारक को सर्वप्रथम अपने हाथों को अपने शरीर से कुछ दूरी पर रखकर अपनी उंगलियों को रोगी की तरफ करके रोगी के लगभग 4 मीटर की दूरी पर खड़े होना चाहिए। अब चिकित्सक को अपने हथेलियों के मध्य भाग में ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे रोगी की ओर बढ़ना चाहिए और रोगी की बाहरी आभा को महसूस करना चाहिए। ऐसा करने पर जब हाथ में गर्मी, दबाव या कंपन जैसा महसूस हो तो वहां रुक जाना चाहिए क्योंकि इस समय बाहरी आभा को अनुभव करने का संकेत है। अब बाहरी आभा के आकार प्रकार को जांचने का प्रयास करना चाहिए। सिर से लेकर कमर तक और कमर से लेकर पैर तक आगे के व पीछे के भाग की चौड़ाई के अनुसार आभा को जांचना चाहिए। अधिकांशतः बाहरी आभा का आकार एक उल्टे अंडे के समान प्रतीत होता है, अर्थात ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा।
सामान्य तौर पर बाहरी आभा का व्यास लगभग 1 मीटर का होता है, किंतु कुछ लोगों में यह 2 मीटर से भी अधिक चौड़ा पाया जाता है। कुछ बच्चे जो अत्यधिक सक्रिय होते हैं उनकी बाहरी आभा 3 मीटर तक भी हो सकती है। स्वास्थ्य आभा जांचने की विधि। भौतिक शरीर की सतह से जीव द्रव्य किरणें सीधी और खड़े रूप में बाहर निकलती रहती हैं। इन्हें स्वास्थ्य किरणें कहा जाता है। ये स्वास्थ्य किरणें आंतरिक आभा को पार कर बाहर निकलती हैं और सामान्य तौर पर 2 मीटर चौड़ी होती हैं। स्वास्थ्य किरणें भी भौतिक शरीर के आकार में ही होती हैं। व्यक्ति के रोगग्रस्त होने पर स्वास्थ्य किरणें भी कमजोर होकर नीचे की ओर लटक जाती हैं और उलझ जाती हैं। इनके साथ ही इनका आकार भी छोटा हो जाता है। कभी कभी रोग की अवस्था में स्वास्थ्य आभा का आकार 12 इंच या उससे भी कम हो जाता है। अत्यधिक स्वस्थ एवं प्राणवान व्यक्ति की आभा 1 मीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकती है। स्वास्थ्य आभा का आकार भी उल्टे अंडे के समान होता है, अर्थात ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर थोड़ा कम चौड़ा होता है। स्वास्थ्य आभा को जांचने के लिए पहले वाली स्थिति में ही रहते हुए धीरे धीरे थोड़ा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब हथेलियों में पुनः संवेदना महसूस होने लगे तब रुक जाना चाहिए। ये संवेदन पहले की अपेक्षा थोड़े तेज हो सकते हैं। ये स्वास्थ्य आभा की निशानी है। अब धीरे धीरे एकाग्रता पूर्वक बाहरी आभा के समान ही स्वास्थ्य आभा के आकार को भी महसूस करना चाहिए। आंतरिक आभा जांचने की विधि। आंतरिक आभा सामान्यतः 4 से 5 इंच तक फैली होती है। इसकी जांच करने के लिए अपनी हथेलियों को धीरे धीरे थोड़ा और आगे एवं पीछे लाना चाहिए तथा अपना ध्यान हथेली के मध्य भाग पर केंद्रित रखना चाहिए। उपचारक को रोगी के सिर से लेकर पैर तक अर्थात ऊपर से नीचे तक और आगे से पीछे तक जांच करनी चाहिए। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि रोग शरीर के दाएं और बाएं भाग की आंतरिक आभा समान होनी चाहिए। यह शरीर का एक हिस्सा अर्थात दायां या बायां भाग दूसरे की अपेक्षा यदि छोटा है तो उसे जरूर कोई बीमारी होती है, यह इस बात से संकेत मिलता है। अब नंबर 3 है विधि का सफाई या झाड़ बुहार करना। यह 2 प्रकार की होती है, किसी स्थानीय अंग की व सामान्य सफाई करना। झाड़ बुहार करना आमतौर पर सफाई की एक पद्धति है। इसका उपयोग आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जित करने और उसे वितरित करने के लिए किया जाता है। जब पूरे जीव द्रव्य शरीर की सफाई हो जाती है तो उसे झाड़ बुहार करना कहा जाता है। जब शरीर के किसी खास अंग की सफाई की जाती है तो उसे स्थानीय झाड़ बुहार कहा जाता है। झाड़ बुहार करने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है। हाथों की 2 स्थितियां होती हैं, एक कटोरी नुमा हाथों की स्थिति तथा दूसरी फैली हुई या खुली हुई उंगलियों वाले हाथ की स्थिति। हाथ की इन दोनों स्थितियों का उपयोग एक के बाद एक किया जाता है। अब अगला बिंदु है रोगी की ग्रहणशीलता को बढ़ाना। रोगी की ग्रहणशीलता बढ़ाने का या तालमेल बैठाने के लिए रोगी को देखकर मुस्कुराना चाहिए, उसका अभिवादन स्वागत करना चाहिए, सहनशीलता व विनम्रता से पेश आना चाहिए। उससे इलाज के समय ग्रहण शक्ति या ग्रहणशील स्थिति में रहने का अनुरोध करना चाहिए। रोगी को सिर को थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाने और आंख बंद करने का निर्देश देना चाहिए या आवेदन करना चाहिए या निवेदन करना चाहिए। इससे उसका प्रतिरोध कम होगा। रोगी की ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए इलाज के समय मन में निम्नलिखित वाक्यों को भी कई बार दोहराना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी इच्छा से पूरी तरह और आभारी होकर पूरी प्राण शक्ति ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। मुझे इसमें विश्वास है, इससे मुझे लाभ हो। यह बातें रोगी को समझानी चाहिए और उससे मन में दोहराने को कहनी चाहिए। अब प्राण उपचार विधि का अगला बिंदु है प्राण शक्ति द्वारा ऊर्जित करना, जैसे हाथ चक्र पद्धति। रोगी के जीव द्रव्य शरीर में
प्राण शक्ति को ग्रहण करने और उसे शरीर में भेजने या प्रक्षेपित करने के कई रास्ते या ढंग हैं। सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता हाथ चक्रों द्वारा ऊर्जा को भेजा जाना है। प्राण शक्ति को किसी एक हाथ चक्र से ग्रहण किया जाता है और दूसरे हाथ चक्र से निकाला या छोड़ा जाता है। जिस हाथ से प्राण शक्ति को ग्रहण करना हो वह हाथ ऊपर की ओर, और जिस हाथ से प्राण शक्ति को भेजना या रोगी में पहुंचाना हो उस हाथ को नीचे की ओर या बाहर की ओर रखना चाहिए। जो हाथ ऊपर है उस हाथ में महसूस करना चाहिए कि ऊर्जा आ रही है, और जो हाथ रोगी की दिशा में हो उसे कल्पना करनी चाहिए कि ऊर्जा रोगी के भीतर जा रही है या उस चक्र में या रोगी के रोग वाले स्थान में जा रही है, चक्र या रोगग्रस्त स्थान में प्रवेश कर रही है। यदि उपचारक या चिकित्सक मन ही मन में ऊर्जा देखना चाहता है तो वह रोगी में भेजी जा रही ऊर्जा को श्वेत प्रकाश या सफेद रंग के प्रकाश के रूप में देख सकता है या महसूस कर सकता है या कल्पना कर सकता है। अब अगला बिंदु है विधि का प्रक्षेपित प्राण शक्ति को स्थिर करना। प्राणिक हीलिंग में भेजी गई या प्रक्षेपित प्राण शक्ति की अस्थिरता एक बड़ी समस्या है, यानी कई बार ऊर्जा रोगी में स्थिर नहीं रह पाती। रोगी के शरीर में भेजी गई प्राण शक्ति धीरे धीरे शरीर के बाहर निकल जाती है, जिससे बीमारी दोबारा हो सकती है। ऊर्जा को स्थिर करने के लिए ऊर्जा देने के बाद दृष्टिगत करें या देखें कि आप प्रभावित अंग को हल्के नीले रंग से रंग रहे हैं। यदि आप विजुअलाइजेशन में कुशल या एक्सपर्ट नहीं हैं तो हल्का नीला रंग 3 बार कहते हुए उस स्थान को रंग दें। अपनी इच्छा और मन से भेजी गई प्राण शक्ति को वहीं स्थिर रहे, वहीं जमी रहे, ऐसा निर्देश देना चाहिए। प्रक्षेपित प्राण शक्ति को मुक्त करना। कोई हीलर जब किसी अजनबी का उपचार कर रहा होता है तो उससे अलग होना आसान होता है, परंतु जब वह अपने बच्चे, रिश्तेदारों या मित्रों का इलाज करता है तो अपने को उससे अलग कर पाना कठिन है तथा कभी कभी वह अलग नहीं भी कर पाता है। यह इसलिए होता है कि उपचारक की प्रवृत्ति अधिक लगाव या परिणाम प्राप्त करने में बहुत उतावलेपन की होती है, क्योंकि उसका रोगी के साथ भावनात्मक संबंध होता है। दिव्यदर्शी इस संबंध को एक ईश्वरीय या एक ऊर्जा डोर या प्रकाश की डोर के रूप में देखते हैं, जो उपचारक को रोगी के साथ बांधती है या बांधे रखती है। इस डोर के कारण भेजी गई प्राण शक्ति में वापस उपचारक के पास लौट आने के गुण होते हैं। इससे रोगी का उपचार तेजी से होने के बदले धीरे धीरे होता है। इस गुण को दूर करने के लिए उपचारक को चाहिए कि वह एक काल्पनिक कैंची या चाकू को मन में सोचकर या आकार दे और उसे इथरीय डोर या प्रकाश डोर को उस कैंची या चाकू से काट दे। साथ ही इलाज के तुरंत बाद ही रोगी के बारे में कुछ न सोचे, क्योंकि ऐसा करने से जो इथरीय या प्रकाश डोर है फिर जुड़ जाती है, फिर इथरीय डोर से संबंध जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि रोगी की प्राण शक्ति बहुत कमजोर हो तो उपचारक उसकी जानकारी के बिना ही रोगी को ऊर्जित करता रह सकता है, यानी रोगी की ऊर्जा उस चिकित्सक की ऊर्जा उस रोगी में लगातार भी बहती रह सकती है। इससे लंबे समय के बाद उपचारक की प्राण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्राणिक हीलिंग की 7 चरणों में विधि है। इनका संयुक्त प्रयोग एक के बाद एक क्रमबद्ध व क्रम से प्रयोग ही प्राणिक हीलिंग की विधि कहलाता है। अब यदि प्राणिक चिकित्सा की कुछ सावधानियों की बात करें तो इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जो कि निम्न प्रकार हैं। जैसे रोगी की गंभीरता तथा तीव्रता, प्राण ऊर्जा की खपत की दर, उपचार किए जाने वाले अंग का नाजुकपन, रोगी की आयु एवं स्वास्थ्य और कुछ अन्य सावधानियां भी। जैसे
प्राण चिकित्सा में प्राण उपचार कितने अंतर से दिया जाए, यह बहुत कुछ रोग की गंभीरता और गहराई पर निर्भर करता है। यदि रोग गंभीर है तो दिन में कई बार उपचार देना आवश्यक हो जाता है। प्राण ऊर्जा की दर पर भी यह निर्भर करता है कि कितने अंतराल से उपचार दिया जाए। रोगी के ऐसे ऊतक जो कटने, जलने, सूजन के कारण या तीव्र किसी संक्रमण के कारण नष्ट हो गए हैं, उनमें प्राण ऊर्जा की खपत बहुत अधिक मात्रा में तथा अत्यंत तीव्र गति से होती है। अतः रोगी के किसी तीव्र संक्रमण, रोग से ग्रसित होने पर अथवा जल जाने पर उसे कुछ घंटों तक प्रत्येक घंटे के बाद ऊर्जित करना चाहिए। प्राण चिकित्सा के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि उपचार किया जाने वाला अंग अत्यंत नाजुक है, जैसे कि आंख, हृदय, सिर आदि, तो उपचार जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता, किंतु लंबे अंतराल के बाद उपचार देने का निर्देश दिया गया है या निर्देश दिया जाता है। उपचार के दौरान रोगी की उम्र तथा स्वास्थ्य की स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बुजुर्ग तथा कमजोर रोगियों को हल्के तथा लंबे उपचार की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों की प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति मुख्यतः कम होती है। इस प्रकार रोगी यदि कोई बच्चा या गर्भवती है तो उसके उपचार के दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे, शिशु, बहुत कमजोर और बूढ़े रोगियों पर बहुत अधिक प्राण शक्ति का उपयोग न करें। कमजोर और बूढ़े रोगियों के चक्र कमजोर होते हैं। बहुत अधिक प्राण शक्ति देने या बहुत ही तीव्रता का या सघनता से ऊर्जित करने पर इन रोगियों के चक्र में संकुचन या खिंचाव हो सकता है। आंखों को सीधे ऊर्जित न करें। लंबे समय तक हृदय को सीधे और गहरे रूप से ऊर्जित न करें। शिशु, बच्चों और बूढ़ों आदि के लिए भी कटी चक्र को ऊर्जित न करें। बच्चों और शिशुओं के पीलिया चक्र को ऊर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति के घनेपन के कारण वे बेहोश भी हो सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि चक्र हमारे जीव द्रव्य और शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। चक्रों के ठीक प्रकार से कार्य न करने से प्राण शक्ति असंतुलित हो जाती है तथा भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है। अतः स्वस्थ रहने के लिए चक्रों का ठीक प्रकार से कार्य करना अति आवश्यक है, जो कि सामान्यतः प्राणिक हीलिंग व प्राण ऊर्जा में किया जाता है। अतः प्राण ऊर्जा एक उपयोगी चिकित्सा विधि है। इसका पालन किसी उपचारक की या मास्टर या किसी शिक्षक की उपस्थिति में या उसकी प्रेजेंस में करना चाहिए, और सीखने के बाद ये हम स्वयं भी कर सकते हैं।